नमस्कार, आप सभी प्रेक्षकों का हाईलैंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया के विषय में, जिसके बारे में बात करने के लिए हमारे डॉक्टर चंद्रनाथ तिवारी हमसे जुड़ेंगे थोड़ी देर में। वो ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया को सुइसाइड डिसीज भी कहा जाता है, जिसके बारे में पूरी जानकारी डॉक्टर आपसे बात करेंगे कि इसको सुइसाइड डिसीज क्यों बोलते हैं। हमारे पास तबस्सुम हफीज नाम की पेशेंट रायगढ़ से यहाँ तक सफर करके आई, क्योंकि वो ये बीमारी से 1.5 साल से जूझ रही थी और उनको डॉक्टर चंद्रनाथ तिवारी ने उनकी सर्जरी करके उनको एक नया जीवन दिया हुआ है। आइए हम डॉक्टर चंद्रनाथ तिवारी से और तबस्सुम हफीज से इस ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया के विषय में और जानकारी लेते हैं। चंद्रनाथ तिवारी, आपका स्वागत है हमारे हाईलैंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के YouTube चैनल। आज हम ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया के विषय में बातचीत करने जा रहे हैं। हमें बताइए सर, ये ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया ये क्या है, ये क्या डिजीज है? जैसा आपने नाम लिया कि ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया है ना, तो ट्राई मतलब 3, जेमाइनल मतलब जहाँ 3 जगह से निकलने वाली नसें, और न्यूरल्जिया मतलब नर्व से उठने वाला पेन। तो नाम ही बता रहा है कि ये नर्व से संबंधित पेन है, और वो नर्व कौन सी है? जो ट्राइजेमिनल है, जो 3 जगह को सप्लाई करती है। तो वो नर्व 3 जगह कहाँ सप्लाई करती है? एक हमारे आईब्रो के ऊपर, एक हमारे ऊपर के जबड़ों के ऊपर, और एक हमारे नीचे की जबड़ों की लाइन के पास। तो इसको ट्राइजेमिनल नर्व कहते हैं, बराबर। तो ये नर्व जो होती है ये ब्रेन स्टेम से निकलती है, दिमाग के खास हिस्से से निकलती है, और फिर वो कान के पीछे से होते हुए हमारी जबड़ों से हमारे पूरे फेस को सप्लाई करती है। और आमतौर पे इस नस का क्या काम है? हमारे टच को, चेहरे पे लगने वाले टच, टेम्परेचर यानी ठंडा गर्म, पेन, कोई चिमटी ले तो, और इन सब चीजों का एहसास दिलाना। हवा की जैसे झोंका लगे या कुछ लगे। तो फेस आमतौर पे बड़ा सेंसिटिव एरिया है, और खास करके कान वगैरह के पास का एरिया। तो ट्राइजेमिनल नर्व बहुत ही सेंसिटिव नर्व होती है। तो उसी तरह जैसे एक नर्व हमारे चेहरे को सप्लाई करती है, उससे साथ ही एक खून की नस यानी कि आर्टरी, वो भी हमारे चेहरे को सप्लाई करती है। तो ये दोनों आपस में साथ साथ चलते हैं और फेस को सप्लाई करते हैं। वैसे इनमें अच्छी खासी दूरी होती है, जिससे आपस में उलझे नहीं, लेकिन कुछ पेशेंटों में ये आपस में उलझ जाते हैं या एक दूसरे के टच में आ जाते हैं, संपर्क में आ जाते हैं, जिसकी वजह से जब जब दिल धड़कता है, तो जब दिल धड़कता है तो कोई भी हमारी खून की नस हो, आप उसके अंदर एक पल्स फील करते हैं, जैसे हाथ में आप पल्स फील करते हैं। वैसे ये ट्राइजेमिनल नर्व के साथ चलने वाली जो खून की नस है, जब जब दिल धड़कता है तो वो फड़कती है, और जब वो फड़कती है तो वो नर्व के ऊपर एक चोट करती है। और जैसे मैंने बताया कि हवा का झोंका भी उस नर्व को एक्टिवेट कर देता है, उसको सेंसिटाइज कर देता है। तो इमेजिन करें कि उसके बगल में चलने वाली कोई खून की नस हो और वो फड़के और वो उस नर्व को हिट करे, तो पेशेंट को ऐसा लगता है जैसे कोई इलेक्ट्रिक करंट उसके चेहरे पे दौड़ गया। तो आप खुद ही महसूस कर सकते हैं कि जैसे आपको कोई आपका मनपसंद खाना कह दे कि आज फला फला चीजें बनी हैं और आपको बहुत पसंद है, तो आपके मुंह में पानी आ जाता है, आपकी दिल की धड़कनें तेज होती है। आपको कोई खुश खबर दे दे अचानक कि आपकी दिल की धड़कन तेज होती है। कहीं आप खड़ी हैं और ठंडी हवा आकर के आपके मुंह पे लगे या एसी की हवा लगे, तो आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है। ब्रश करने सुबह उठती हैं तो आपको मुंह में ब्रश डालते ही दिल की धड़कन तेज। तो मेरा ये कहना है कि कुछ भी हरकत जहां दिल की धड़कन तेज या कम हुई और नस का फड़कना में कुछ वेरिएशन हुआ, तो वो उस नर्व के ऊपर एक चोट करती है, और वो चोट की वजह से आपको तुरंत इलेक्ट्रिक सेंसेशन जैसा पेन या तो आईब्रो के ऊपर, या तो ऊपर के जबड़ों के पास, या तो नीचे की जबड़ों के पास होता है। तो होता क्या है कि पेशेंट का जीना दूभर हो जाता है। वो डरता है कि मैं एसी में बैठा हूं और एसी का ब्लास्ट अगर मेरे चेहरे पे लगा तो मुझे तुरंत उस तरह का दर्द होगा। मैंने मुंह खोला कुछ हरकत करने के लिए, अचानक ही मुझे दर्द होगा। मैंने मुंह में खट्टा डाल लिया, तीखा डाल दिया, बहुत नमकीन कुछ डाल दिया, यानी कोई भी चीज जो एक्सट्रीम है, जैसे हम लोग कभी बहुत तीखा खा लेते हैं, कभी कभी पापड़ी होती बड़ी नमकीन होती, ये भी उसको पेन देने लगता है। तो बहुत तकलीफ दे। सुइसाइड डिसीज क्यों कहते हैं? असल में इसके पीछे बहुत सारी स्टोरीज हैं, मतलब, लेकिन जो सबसे मान्य स्टोरी ये है कि
आदमी का जीना इतना मुश्किल हो जाता है, जैसे कि उसको न खाना ही खा पा रहा है, वो न मुंह ही खोल पा रहा है, न बात ही कर पा रहा है, या कहीं जा भी रहा है वो बाहर बाइक पे बैठ के उसको ठंडी हवा का झोंका चेहरे पे लग रहा है तो वो मतलब वो भी नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है। तो होता ये है कि वो अपने आप को बहुत ही मतलब नाउम्मीद सा, बहुत ही हारा हुआ महसूस कर रहा है। उसको लगता है कि मैं अब कैसे जीवन जीऊंगा जब मेरे लिए आम रूम से निकलना, कहीं जाना, मुंह खोलना, खाना खाना भी दूभर हो गया है। तो जीने की सारी वजह एकदम खत्म हो जाती है। और दवाओं के साथ वैसे तो अगर इस बीमारी को हम लोग डायग्नोस कर लें और कुछ दवाइयां होती हैं उसको चालू करें तो कहीं कुछ पेशेंट ठीक हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी दवाइयों का भी साइड इफेक्ट इतना होने लगता है कि पेशेंट को तब भी लगता है कि अरे ये बहुत ही मतलब ये बीमारी कैसे होगी। ये कॉजेस क्या है इसके, यानी क्यों हो रहा है? क्यों नहीं, असल में ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया ऐसा नहीं है, होता तो पहले भी होगा। अब जैसे समय बदल रहा है, लोग कॉन्शियस हो रहे हैं, लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं, जरा भी दर्द होता है तो तुरंत डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया होने का कोई ऐसा विशेष कारण कि कोई इन्फेक्शन है या कोई चोट है, कोई मार है, इसकी वजह से नहीं बताया जा सकता। यानी ये किसी को भी कभी भी हो सकता है। तो ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया होने के पीछे जो कॉमन एसोसिएशन पाया गया है, जो बहुत कॉमनली हम स्कैन में देखते हैं, वो ये है कि जिनको ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया होता है उनका जो दिमाग होता है वो कुछ सिकुड़ गया होता है, एट्रोफिक हो गया होता है। और दिमाग सिकुड़ने के बहुत सारे कारण हैं। उम्र है, कम पानी पीना, विटामिन की कमियां, जो लोग शराब या कोई व्यसन करते हैं, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, उनका भी दिमाग शुष्क हो जाता है। और कभी कभार ऐसे भी पाया गया है कि कोई कारण नहीं होता फिर भी दिमाग शुष्क हो जाता है। जैसे कुछ लोग को, जैसे हम कहते हैं सठिया गए या सिया गए, यानी कि उम्र के साथ जिनको डिमेंशिया होता है उनका भी दिमाग सिकुड़ जाता है। तो होता यह है कि दिमाग की परत पर ये नसें चलती हैं और अगर दिमाग सिकुड़ जाए तो ये जो नसें कुछ दूरी पे रहती हैं वो सिकुड़ने की वजह से एक दूसरे के करीब आ जाती है, इनमें संपर्क होना शुरू हो जाता है और इसी वजह से क्रॉस कंडक्शन। और ये अपनी उम्र की बात की, तो ये कौन सी उम्र में ये होता है? मतलब ऐसे तो बहुत ज्यादा इंसिडेंस के विषय में इंडिया में कहना बहुत मुश्किल है, ऐसा कोई वर्कअप या डेटा अभी तक नहीं है। लेकिन ये बीमारी अमूमन 55 साल के ऊपर के लोगों को होती है, महिलाओं में बहुत कॉमनली पाई जाती है, बच्चों में तो मैंने कभी नहीं देखा है, पुरुषों में भी पाई जाती है बीमारी। जैसे खास करके जो लोग काफी ड्रिंकिंग, अल्कोहल वगैरह वगैरह में जिनका ब्रेन श्रंक हो जाता है। और कई बार बीमारी एक ही चेहरे पे नहीं रहती, दोनों तरफ आती है, दोनों तरफ भी नहीं। और ये इसका सिम्टम्स क्या है? शुरुआत ही ऐसे होती है ना कि लोगों को ना बहुत तेज दर्द शुरू होता है, मतलब खास करके खाने के बाद या कोई भी मुंह की हरकत करने के बाद, चेहरे की हरकत करने के बाद, तो या तो छोटे जबड़े नीचे वाली जबड़े पे होता है या तो ऊपर वाले जबड़े पे। जिसको लोग लेकर के सेंसिटिव होते हैं उनको लगता है कि शायद मैंने कुछ खा लिया है या दांत में कोई सुराख हो गया, कोई टूथ डिके वाला मैटर हो गया, तो वो उसको लेकर के वही सोचते हैं कि हाँ ये दांत से निकलने वाला दर्द है, और वो किसी न किसी डेंटिस्ट को या कभी पेन किलर खा लिए, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो पहले ही डायग्नोसिस हो जाता है कि हाँ ये न्यूराल्जिक पेन है, लेकिन वो डरते हैं, वो सोचते हैं कि अगर एमआरआई कराएंगे तो पता नहीं क्या बीमारी निकल आएगी और वाला। तो वो उसी हिसाब से अपना इलाज कराते हैं। लेकिन जब ये चीजें असहनीय हो जाती हैं, एक लिमिट के बाहर हो जाती हैं, कई बार डेंटिस्ट 2-4 दांत भी उखाड़ देता है फिर भी ठीक नहीं होती, या कभी कभी जो दवाइयां चल रही जिससे पहले दर्द में अच्छा कंट्रोल होता है लेकिन बाद में दर्द उससे भी नहीं ठीक होता, तब वो आगे के इलाज के लिए बढ़ते हैं। और इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो जब ट्रीटमेंट की बात आती है तो मैं ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया को 2 हिस्से में बांट देता हूँ। एक होता है प्राइमरी ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया, एक होता है सेकेंडरी ट्राइजेमिनल। तो प्राइमरी ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया यानी कि जिसमें मैंने आपको बताया कि चेहरे की खून सप्लाई करने की नस और चेहरे की एहसास की नस ये आपस में उलझ गई, जैसे कोई पतंग का मांझा आपस में नहीं गुंताड़ा हो जाता है वैसे। और दूसरा कारण होता है कि उसी नर्व के पास ब्रेन में कोई ट्यूमर, कोई ब्लीडिंग या कोई चोट लग जाए, कभी कभी वायरल इन्फेक्शन होने से उस नस के ऊपर सूजन आ जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं पोस्ट वायरल डीमाइलिनेशन। तो ये सारे सेकेंडरी कारण होते हैं ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया। तो प्राइमरी कारण का तो मुख्य उपचार जो है वो 3 है। एक, जैसे मैंने बताया, दवाइयों से 70% पेशेंट, 50% पेशेंट हम दवाइयों पे उनको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक नहीं कर सकते लेकिन कंट्रोल कर सकते हैं। होता है ऐसा कि जैसे मैंने बताया कि कोई 70 साल के बाबा हैं जिनका दिमाग सिकुड़ गया और उनको ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया है, उनका हार्ट अच्छा काम नहीं कर रहा, किडनी अच्छा काम नहीं कर रहा, तो हम सर्जरी करेंगे कैसे? तो ऐसे लोगों को हम दवाइयों पे रखते हैं और कुछ कम कुछ ज्यादा, लेकिन वो दवाइयों पे अपनी जिंदगी जी लेते हैं।
दूसरा तरीका, एक पुराना तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है वो भी, कि जब माइक्रोवेस्कुलर डिकम्प्रेशन नाम की सर्जरी नहीं आई थी तो लोग क्या करते थे कि दांत के जबड़े के पास से एक सुई घुसाते थे जो सीधा ब्रेन में जाती थी। ब्रेन के एक होल होता है ब्रेन में जिसको फोरामेन ओवल बोलते हैं, यानी हड्डी में होल होता है जहां पे नस निकलती है फोरामेन, वहां जाकर के एक केमिकल का इंजेक्शन दे देते, बस वो नस जो है वो उसकी मौत हो जाती थी, तो वो चेहरा सुन्न हो जाता था, दर्द चला जाता था। लेकिन ओवर द ईयर्स यानी सालों पे स्टडी पे पाया गया कि ये ट्रीटमेंट परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, धीरे धीरे फिर से वो नस सेंसिटिव हो जाती है और कभी कभी वो इंजेक्शन देने के बाद जो नस पे चोट लगती है उसकी वजह से ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया और ज्यादा स्ट्रांग होगा। और ये आप चेहरे पे करते हो ऑपरेशन की उसका स्कार वगैरह हो जाएगा? नहीं, तो जैसे मैंने बताया कि जो फाइनल ट्रीटमेंट और अच्छा ट्रीटमेंट है वो माइक्रोवेस्कुलर डिकम्प्रेशन है, गामा नाइफ भी आ गया है, तरीके से SRS कहते हैं उसको, सीरोटैक्टिक रेडियो सर्जरी। लेकिन हम लोग जो माइक्रोवेस्कुलर डिकम्प्रेशन जो आज तक गोल्ड स्टैंडर्ड माना गया ट्रीटमेंट का, जिसका इलाज करने से परमानेंट इलाज हो जाता है, 5% रिकरेंस रेट है। वो ऑपरेशन हम जिस तरफ आपका दर्द है वहां कान के पीछे ये जो हेयर लाइन है, हेयर लाइन से 1 सेंटीमीटर अंदर होकर के करते हैं। और ये कितना दिन पेशेंट को ऑपरेशन के बाद? पेशेंट समझिए मंडे को एडमिट हुआ, हाँ। हम लोगों ने सारा उसका वर्कअप करा लिया या सब फिटनेस देख ली, ट्यूसडे मॉर्निंग ऑपरेट हुआ, फ्राइडे को घर चले गए। अच्छा, और उसके बाद उनका दर्द कम्प्लीटली? ऑपरेशन के तुरंत बाद पेशेंट अपने आप को बहुत ही राहत में महसूस करता है, बहुत अच्छा फील करता है, उसे लगता है कि वो जबड़ा खोल सकता है। वो खुद ही कई बार, क्योंकि इतने दिनों से भूखे होते हैं, खाना वगैरह ढंग से नहीं खाया होता है, कि अगले दिन से ही वो अपना खाना पीना बहुत तेजी से खाना शुरू करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कई दिनों बाद अब खाना तो खा पाएंगे। सर, ये तबस्सुम हफीज जो रायगढ़ से आपके पास आई थी, मैंने सुना, उनसे बातचीत की मैंने, तो उन्होंने बताया कि वो 24-25 डॉक्टर डेंटिस्ट के पास गई हैं और 1.5 साल से वो इस बीमारी से जूझ रही थी। तो उसके बारे में आप थोड़ा बहुत कुछ आप बताएंगे तो अच्छी बात। हाँ, तो तबस्सुम जो है वो एक अराउंड 46 ईयर्स के फीमेल है, वो हमारे पास आई और बहुत परेशान थी। मतलब इनफैक्ट उनके मुंह के पास जाने पे वो मुंह नहीं खोल पाई थी, ब्रश नहीं कर पाई, तो मुंह से हेलिटोसिस यानी कि थोड़ी बदबू भी आ रही थी और काफी परेशान थी वो। उनका वजन बढ़ गया था इस चक्कर में, स्ट्रेस में, और दवाइयाँ बहुत सारी खा के, कुछ लोगों ने उनको जो जरूरत नहीं उनकी दवाइयाँ खिलाई थी, पेन किलर खा के बदन में सूजन आ गई थी। और उनका भी अनुभव ऐसे ही था कि उनको शुरुआत में दर्द शुरू हुआ नीचे वाले जबड़े के पास, और वो एक के बाद एक डेंटल डॉक्टर्स को मिलते गए, जिसने जहां बताया वहां गई, वहां डेंटल डॉक्टर का इलाज किया। और डॉक्टरों ने अपनी तरफ से, डेंटल डॉक्टरों ने शुरुआत में बड़ी कोशिश की, लेकिन फिर उसके बाद उनको एहसास हो गया कि नहीं, ये डेंटिस्ट प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने एक संख्या बताई कि 24-25 के आसपास डॉक्टरों से मिली, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। मतलब अमूमन क्या होता है, 4-5 के बाद आदमी समझ जाता है कि ये डेंटिस्ट की बात नहीं है, लेकिन होता ही है कि भाई विश्वास में आदमी होता है। फिर उन्होंने और भी कुछ डॉक्टरों से बात की, फिर कुछ लोगों ने उनसे कहा कि न्यूरो संबंधित किसी डॉक्टर से सलाह लीजिए। फिर वो हमारे लीलावती हॉस्पिटल में जाकर के उन्होंने एक न्यूरोलॉजिस्ट से सलाह ली। उन्होंने कहा कि नहीं, ये नर्व प्रॉब्लम है और शायद आपको सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। और फिर इस तरह से होते हुए वो मेरे पास आई, और मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त कहिए, मित्र कहिए रायगढ़, और उन्होंने मुझे उन्हें कहा कि नहीं, आप एक बार डॉक्टर तिवारी से मिलें, क्योंकि उनकी फैमिली में 1-2 दिन के ऑपरेशन हुए थे मेरे से। और वो इस तरह मेरे पास पहुंची, और जब मेरे पास पहुंची तो हमने MRI कराया। MRI में बहुत साफ दिखा कि उनकी खून सप्लाई की नस और चेहरे के एहसास की नस दोनों आपस में अच्छी खासी उलझ गई, बहुत अच्छे से उलझ गई। तो मुझे ज्यादा वक्त लगा नहीं, क्योंकि वो बहुत परेशान थी। मैंने कहा कि देखो, अगर कामिल इलाज यानी पूरा इलाज चाहती हो तो इसका ऑपरेशन करा लो, ऑलरेडी बहुत तकलीफ में हो। तो वो बेचारी इतनी परेशान थी, जैसे मैंने कहा कि सुसाइड डिजीज, उसको लगा कि यूं भी मरना है। तो ऑपरेशन का खौफ तो हर किसी को रहता है, हर किसी को डर रहता है, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मुझे ऑपरेशन करना है सर, मुझे आगे बढ़ करके ठीक होना है। और आज माता रानी की कृपा है बहुत अच्छी। लॉर्ड आपको लंबी उम्र दे सर। आप हमारे साथ जुड़ने के लिए तिवारी सर, आपकी बहुत 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 धन्यवाद, और थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से गॉड आपको ब्लेस करे। ये तबस्सुम जो हमारे साथ आपके साथ बांटने वाली है उनकी केस, वो भी 2 साल तक वो यहाँ वहाँ घूम रही, हर एक डेंटिस्ट, हर एक तालुका में वो अलग अलग तालुका में घूम रही थी, और जिसके बाद वो 2 साल के अंदर वो हमारे पास आई, काफी पेन सफर कर रही थी इसी दौरान। तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करें। आप कहाँ से हैं वैसे? मैं कोलार में रहती हूँ,
कोलार। हाँ। और आपका उम्र कितना है? 46 है। 46 है। तब समझिए आपको ये ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया ये डिजीज कभी हुआ था? 1.5 साल हो गया मेरे को। हाँ। हाँ, मैं हर डॉक्टर के पास गई, किसी कोई ऐसा मतलब कोई दवा देता था, कोई टूथपेस्ट देता था, रूट कैनल करने टूथपेस्ट भी दिए, हाँ। वो भी यूज की मैंने, हाँ। रूट कैनल भी की, लेकिन कोई फर्क नहीं आया। और ये यानी आपको शुरू कैसे हुआ ये प्रॉब्लम? फिर वो ऐसा थोड़ा सा चमक होती थी, ऐसा गाल से थोड़ा चमक, वो कौन सी साइड में? ये साइड से, राइट साइड। राइट साइड से। ओके। तो मैं भी शायद दांत का प्रॉब्लम है, मैं दांत के पास जाने की, फिर 1 महीना दवा खाने के बाद थोड़ा आराम मिलने का, फिर और बढ़ते बढ़ते ऐसा, फिर वो डॉक्टर ने, दूसरा डॉक्टर कोई बताता था कि वो डॉक्टर के पास जाओ, दूसरे डॉक्टर के पास जाओ, ऐसा बहुत। तो हर एक डॉक्टर डेंटिस्ट ही था? डेंटिस्ट था। ओके। हाँ। तो यानी हर एक महीने आप जा रही थी? हर एक महीने, कभी 15 दिन से भी जैसे दर्द होता था वो यानी कैसा दर्द होता था? कुछ उसके बारे में कुछ समझा सकती हैं आप? ऐसे जो मूंगे आती थी, पूरा सा चमक ऐसा पूरा। यानी शॉक जैसे। शॉक जैसा। ओके। तो काफी दर्द होता था? काफी दर्द। तो आप उस दौरान कुछ काम भी कर पा रही थी, घर का काम कुछ? बहुत कम करती थी काम, क्योंकि दर्द का जैसे मेरे को कुछ समझ यानी नहीं- पूरा दिन दर्द रहता था? नहीं, ऐसा मतलब कभी बात करने के टाइम पे, या कुछ पानी पीने से, पानी तो अपन पीते ना, हाँ। पानी पीने से, या फिर कभी ऐसे चलते टाइम भी अच्छा। ऐसा अपना ये हिलता था ना, हाँ, हाँ, उस हाँ। वजह से तो मैं ज्यादा करके बिस्तर पे ही रहती थी। अच्छा, ज्यादा हाँ, बिस्तर पे। बिस्तर- आप कौन से तालुका आप बोल रहे थे, कहीं तालुका में? हाँ, पहले मैं रोहा में गई, उसके बाद में सब डॉक्टर का हुआ, नागोटना गई। हाँ। नागोटना से फिर मैं बोले बम्बई चलो, बम्बई के अच्छे डॉक्टर है। मैं मेरा रोड काशिंगरा, वो 2-3 डॉक्टर के पास गए, वो लोग बोले रूट कैनल करना पड़ेगा। फिर गांव में आके रूट कैनल भी की, ओके। फिर भी कुछ फर्क नहीं आया। हाँ। फिर मैं अलीबाग गई, हाँ। अलीबाग में अक्षय शिंदे, हाँ। उन्होंने बोले कि आपको शायद ये नस कौन है अक्षय शिंदे? वो भी डेंटिस्ट थे। अच्छा, डेंटिस्ट। हाँ, बोले शायद आपको नस का प्रॉब्लम है। हाँ। मैं 5 दिन की दवा देता हूँ, बहुत सारी दवाएं लेके गई उनके पास, हाँ। टूथपेस्ट अच्छा, भी जो लेके भी गई। आपको दिया है। हाँ, तो हाँ। बोले अरे बाप रे, बहुत गोलियां है, पावरफुल गोलियां है, तुमको बहुत तकलीफ होती होगी। हाँ, है, लेकिन अभी बहुत तकलीफ तो दवाई खाने से आपको कोई आराम नहीं मिला? कुछ नहीं, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा अच्छा लगने का। हाँ। तो आप उस दौरान खाना वगैरह खा पा रही थी? नहीं, खाना नहीं, लिक्विड खाती थी। लिक्विड खा रही थी? करने के बाद इधर दर्द होने। अंदाजा कितने डॉक्टर के पास आप गई होंगी ये फिर भी 1.5 साल में? 1.5 साल में फिर हुए कि 20-25 तक डॉक्टर। अच्छा, 20-25 डेंटिस्ट? गिरीश जोशी, सॉरी, गिरीश जोशी, हाँ, ओके। गिरीश जोशी, वो ऐसे इनका दिमाग का ये करते। अच्छा, उन्होंने- न्यूरोलॉजिस्ट है। ना, हाँ। उन्होंने MRI करने बोले हाँ। तुम्हारे दिमाग में कुछ तो भी है, मैं उन्हें बता सकता, जो ऑपरेशन करते हैं उनके हाँ। पास आप जा सकते हो। ओके। तो फिर आप MRI का रिपोर्ट लेके हाँ, डॉक्टर तिवारी के पास। डॉक्टर तिवारी के पास? तो बोले ये इसमें समझेगा नहीं, फिर उन्होंने लिख के दिए डॉक्टर तिवारी ने, और उन्होंने फिर ये सॉल्यूशन दिए कि ये तुम्हारा नस का प्रॉब्लम होता, फिर चिपकी है क्या क्या मुझे बताया। चिपक गया। हाँ, हाँ। ओके। तो फिर आपका ऑपरेशन कभी हुआ? 19 तारीख को। 19 अगस्त को हुआ। ओके। और ये कितने दिन में आप डिस्चार्ज हुई? मैं 7 दिन में हो गई। 7 दिन में डिस्चार्ज हाँ। हुआ। ओके। और उसके बाद आप अभी अच्छा, कम अभी कोई पेन कोई वगैरह? पेन भी नहीं हो रहा है, कुछ नहीं। और आपको दवाई दिया? दवाई ये डॉक्टर ने बोला भी जो टाके है तो थोड़ा हाँ। सूखने के लिए तो टाइम लगेगा, अंदर के टाके है तो। ओके। बोलते ना डॉक्टर का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने मेरे को अच्छा किया। उन्होंने, मैं बहुत तकलीफ में थी, नहीं, समझ सही सकते में हैं। बहुत तकलीफ में थी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और वो डॉक्टर ने ऐसे फ्रेंड की तरह है। या, correct। सही। और आप पब्लिक को क्या जानकारी देना चाहती हैं? मैं तो बोलूंगी कि डॉक्टर तिवारी के पास आओ। वो डॉक्टर तिवारी नहीं, फ्रेंड की तरह समझाते हैं। मैं बहुत डरती थी, डॉक्टर मतलब ऑपरेशन का सुनती थी ना तो डरती थी, लेकिन उन्होंने इतना अच्छे से समझाया ना कि जैसा होता है ना बच्चा कैसा, माँ कैसा बच्चे को समझाते, ऐसा समझाया तो मेरा पूरा डर गया। डॉक्टर तिवारी ने इतने अच्छे से समझाया, मेरे को बहुत अच्छा लगा उनका ये करने का, बोलने का तरीका उनका। मैं तो उनको बोलूंगी ना, सल्यूट करूंगी उनको।
बहुत अच्छे डॉक्टर है। गॉड का ग्रेस है कि आप इतनी पूरी तकलीफ से, जो भी 1.5 साल का तकलीफ 1.5 आपको साल बहुत था, तकलीफ थी। वो आप उसमें से बाहर निकल के आ गए और आप पपी सही सलामत है। ये आप लॉर्ड को शुक्रिया अदा करिए। हाँ। थैंक यू। हाँ।